साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के आपके क्या चल रहे हैं, जीके के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो कि हम पहला प्रोवाइड करा चुके हैं आपको। अगर आपको उनमें कोई डाउट था तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर चुके होंगे, तो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। और आज हम बात करने वाले हैं अपने एग्जाम के जीके के सेकेंड प्रैक्टिस सेट की, जिसमें कि आप सभी जानते हैं कि जो जीएस आती है वो हमारी 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए जानते हैं जीएस के सेकेंड प्रैक्टिस सेट के बारे में और क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आरपीएफ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 8 मार्च 2024। क्या दिया हुआ है? 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो उसकी थीम क्या है? महिलाएं एवं समृद्ध राष्ट्र, महिलाएं प्रगतिशील समाज की धुरी, या इंस्पायर इंक्लूजन, या समृद्ध महिलाएं खुशहाल विश्व। तो हमसे पूछा गया है क्या कि जो 8 मार्च 2024 को आपका क्या बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है हमारी इंस्पायर इंक्लूजन। क्या है आपकी? इंस्पायर इंक्लूजन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा हिस्ट्री से है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में के घरों में यानी नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? यानी जो पद्धति हड़प्पा कालीन लोगों ने अपने घरों को बनाने के, नगर के घरों के लिए अपनाई थी, वो कौन सी विन्यास पद्धति थी, ये हमसे पूछा गया है। कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति का, त्रिभुजाकार आकृति, या आपकी ग्रिड पद्धति। तो जो हड़प्पा कालीन लोग थे उन्होंने नगरों में जो घर बनाए थे उनके विन्यास के लिए आपकी ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? करेक्ट। इसी के साथ अब हम जानते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ दिया हुआ है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। यानी जो नर्मदा नदी थी उस पर सम्राट जो थे, कौन थे सम्राट? हर्ष। उनके अग्र आगमन को, आगे बढ़ने पर उन्हें रोका गया। किसने रोका? पुलिकेशन प्रथम ने, पुलिकेशन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, या विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो जब नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें रोका था आपका पुलिकेशन सेकंड ने। किसने रोका था? पुलिकेशन सेकंड ने, यानी हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाता है? करेक्ट। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोखरी शासकों की राजधानी थी। किसकी? आपकी मोखरी। मोखरी शासकों की कैपिटल क्या थी, राजधानी क्या थी, ये पूछा गया है। थानेश्वर, पुरुषपुर, कन्नौज, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या पूछा गया था? मोखरी शासकों की जो आपकी कैपिटल थी वो कौन सी थी, वो हमसे पूछा गया था। वो थी आपकी कन्नौज। कौन सी थी आपकी? कन्नौज, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हमें दिया गया है, सूफी सिलसिला संप्रदाय किससे संबंधित है? यानी जो सूफी संप्रदाय है वो किससे संबंधित है हमारा, ये पूछा गया है। हिंदूवाद से, सिखवाद से, इस्लामवाद से, या बौद्धवाद से। तो आपका सूफी किस में होते हैं हमारे? इस्लाम समुदाय में। किस में होते हैं आपके? इस्लाम में। तो इस्लाम संप्रदाय से संबंधित है कौन? आपका सूफी सिलसिला। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? यानी एक सिलसिला था उसका नाम था फिरदौसी सिलसिला। तो फिरदौसी सिलसिला जो था उसके जो पहले सूफी थे वो कौन थे, ये पूछा गया है। ठीक है, बदरुद्दीन समरकंदी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद, या आपका शरकुद्दीन अहमद इबन मखदूम, यहाँ
मनेरी। तो जो आपके फिरदौसी सिलसिले के प्रथम सूफी थे वो यही थे, सरकुद्दीन अहमद इबन मखदूम यहम मनेरी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। यानी दारा शिकोह ने जो किस शीर्षक का यानी किस टाइटल से जो उपनिषदों का अनुवाद कराया था दारा शिकोह ने, वो किस टाइटल के रूप में कराया, किस टाइटल का उन्हें नाम दिया, ये पूछा है। ठीक है, जैसे अल फिहरिस्त, किताब उल बयां, मज़म उल बहरीन या शिरर ए अकबर। तो जो दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया वो कराया था आपका मज़म उल बहरीन के नाम से। किसके नाम से कराया था आपका, नहीं, शिरर ए अकबर के नाम से कराया था। किसके नाम से कराया था आपका, शिरर ए अकबर के नाम से कराया था। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का, हाँ, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जो कराया था वो कराया था आपका शिरर ए अकबर के नाम से। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। यानी कैबिनेट मिशन योजना जो संविधान के अंदर बनी थी उसके विषय में हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है ये पूछा गया है। प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति या संविधान निर्माण का अधिकार। तो जो कैबिनेट में नहीं था वो क्या था हमारा, पाकिस्तान की स्वीकृति। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना जो थी उसमें क्या नहीं था, पाकिस्तान की स्वीकृति हमारी शामिल नहीं थी। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फिर है यहाँ भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्या पूछा है, आर्टिकल अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं से संबंधित तथा स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। यानी ये क्या है, हमारे मौलिक अधिकार जो हम 12 से 36 तक पढ़ते हैं, 12 से 35 तक, इसमें पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है जो अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने के लिए या उनमें आपका क्या अधिकारों को स्थापित करने के लिए और साथ ही साथ आपका क्या संचालित करने के लिए, चलाने के लिए पूर्ण रूप से आपका क्या है, हित है, ये पूछा गया है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 26, आर्टिकल 20 या आर्टिकल 30। यानी अनुच्छेद 19, 26, 20 या 30। तो आर्टिकल 30 जो है, अनुच्छेद 30 जो है, आर्टिकल 30 या अनुच्छेद 30, ये क्या करता है कि अल्पसंख्यकों के लिए उनके जो शिक्षण संस्थान है उन्हें संचालित करने की या संस्थाएं स्थापित करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर जो होता है को कौन नियुक्त करता है, यह पूछा गया है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर का मतलब है कि एक सांसद ऐसा जो इसको राष्ट्रीय शपथ दिलाएगा, बाकी जो मंत्री या सांसद शपथ लेंगे आपके, उनका शपथ कौन दिलाता है, आपका प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। तो यही पूछा गया है कि जो आपका प्रोटेम स्पीकर है उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये पूछा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वतमान लोकसभा अध्यक्ष या निर्वाचन आयोग। तो प्रोटेम स्पीकर को जो नियुक्त करता है वो कौन करता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रोटेम स्पीकर को आपका नियुक्त करता है आपका राष्ट्रपति। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया हुआ है मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी जो चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं, ये पूछा गया है। राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। यानी जो चीफ मिनिस्टर नियुक्त किए जाते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो चीफ मिनिस्टर आपके नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानमंडल का
ऊपरी सदन कौन सा है, यानी जो राज्य विधानमंडल है उसमें भी आपके 2 सदन होते हैं, उनमें से ऊपरी सदन कौन सा है ये पूछा है। विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा क्या है, केंद्र के संसद के दोनों सदन है, ठीक है। जो हमारी गवर्नमेंट, उसमें आपका राज्यसभा कैसा है, उच्च सदन है, और लोकसभा कैसा है, निम्न सदन है। उसी तरीके से पूछा गया है कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है और निचला सदन कौन सा है। तो ऊपरी सदन की बात करें तो विधान परिषद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। और अगर हम निचले सदन की बात करें तो वो क्या है, हमारी विधानसभा है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, यानी ये हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ज्योग्राफी से, यानी भूगोल से संबंधित है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड या आपका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। किस पर पूछा गया है, हमारा सौर पर। तो सौर पर अगर हम बात करें तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या होता है, तापमान होता है। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सुपरनोवा क्या है, यानी हमसे पूछा गया है ज्योग्राफी में ही कि ये जो सुपरनोवा है ये क्या है, यानी सुपरनोवा क्या है, ब्रह्मांड से संबंधित क्वेश्चन है। तो सुपरनोवा आपका क्या है, एक मृतप्राय तारा। क्या है, एक मृतप्राय तारा है सुपरनोवा। इसी के साथ हमारा आंसर जो होता है वो डी करेक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है, यानी जो पृथ्वी है उसके निकटतम नियरेस्ट जो खगोलीय पिंड है वो कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, चंद्रमा, सूर्य या आपका शुक्र। यानी जो पृथ्वी के निकट है वो कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। और पृथ्वी के निकट की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के निकट आपका क्या है, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, यानी ये डैम पूछा गया है कि करीबा डैम जो है वो किस नदी पर स्थित है, किस रिवर पर बना हुआ है, जेम्बेजी, ज़ेरे, नील या नाइजर। तो जो आपका करीबा बांध बंधा हुआ है वो आपका है जेम्बेजी नदी पर। कहाँ पर है आपका, जेम्बेजी नदी पर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, यानी वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, यह पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। इनगुरी रूस, भांगड़ा भारत, रोगनवश की तजाकिस्तान या नोटेड्रम फ्रांस। तो अगर विश्व की बात की जाती है तो विश्व में है हमारा कौन सा, तजाकिस्तान वाला। और तजाकिस्तान में भी कौन सा है, रोगवंश की। क्या है आपका, रोगवंश की, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी नदियों के संगम पर स्थित है। क्या पूछा गया है कि मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियां हैं, इनका जहां मिलन होता है, जहां इनका संगम है, वहां पर कौन सा शहर स्थित है, ये पूछा गया है, ठीक है। शिकागो, ब्रेडफोर्ड, सेंट लुइस या वॉशिंगटन डीसी। तो आपका जो मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर स्थित है, इन दोनों के संगम पर जो शहर स्थित है वो है आपका सेंट लुइस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ हमें दिया गया है आपका 19 क्वेश्चन, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है। कौन सा पूछा गया है, बुडापेस्ट शहर, टिग्रिस, नील, हडसन या डैन्यूब। तो हम बात करें अगर बुडापेस्ट शहर की, तो बुडापेस्ट जो शहर है वो डैन्यूब के किनारे है। किसके किनारे है आपका, डैन्यूब नदी के किनारे है। फिर यहाँ दिया गया है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ क्या है। क्या दिया गया है कि चौथ क्या है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब हम किस क्वेश्चन की बात करें कि ये क्या है। औरंगजेब द्वारा लगाए गए एक धार्मिक कर। क्या औरंगजेब ने जो धार्मिक कर लगाया था वो है
शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्कर यानी जो मार्ग टैक्स जो आपका वे टैक्स लगाया था शिवाजी ने वह है। अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर यानी अकबर ने जो आपका सिंचाई कर लगाया था वो है। या पड़ोसी राज्य का शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर यानी जो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था उसे हम क्या कहते थे, चौथ कहते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किससे आ जाता है आपका, तो मॉडर्न हिस्ट्री से कह लीजिए या पॉलिटी से कह लीजिए, ठीक है। तो ये है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था, श्वेत पत्र, अध्यादेश, नियामक अधिनियम या संकल्प। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था वो क्या था ये पूछा गया है। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो था आपका नियामक अधिनियम था। क्या था आपका, एक नियामक अधिनियम था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। बिरजू महाराज ने, किसने आपका, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी। जो बिरजू महाराज थे वो किस नृत्य से संबंधित है ये पूछा गया है। और ख्याति का मतलब होता है आपका प्रसिद्धि। ख्याति का मतलब क्या होता है आपका, प्रसिद्धि, कि फेमस या पॉपुलर किस नृत्य की वजह से बिरजू महाराज हुए थे ये पूछा गया है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या कथक। तो जब बिरजू महाराज थे वो आपके कथक के लिए फेमस थे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे, यानी राष्ट्रपति है अगर वो अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं। यानी तो जो राष्ट्रपति है अगर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना है तो वो किसे देगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देगा वो किसे देगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को। तो जो राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देता है तो वो देता है आपका किसको, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो वो देगा आपका किसको, उपराष्ट्रपति को। किसको देगा, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जो त्यागपत्र देगा वो आपके मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। फिर दिया गया है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, यानी जो भूदान आंदोलन था वो किसने प्रारंभ किया था ये हमसे पूछा गया है। तो हम किसकी बात करेंगे, भूदान आंदोलन की। तो भूदान आंदोलन महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या राम मनोहर लोहिया। तो जो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था वो किया था आपका विनोबा भावे ने, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है, क्या पूछा गया है, पुस्तक पूछी गई है, एक उपन्यास पूछा गया है कि जो देवदास था आपका उपन्यास वो किसने लिखा है। प्रेमचंद ने, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने, मैथिली शरण गुप्त ने या आपका फणीश्वर नाथ रेणु ने। तो जो देवदास उपन्यास लिखा गया है वो आपका शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। फिर हमें दिया गया है निम्नलिखित में से सदिश राशि है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है ये हमसे पूछा गया है। वेग, समय, द्रव्यमान या लंबाई। तो हम बात करें किसकी, सदिश राशि की। तो सदिश राशि क्या है, वेग यानी वेलोसिटी। क्या है, वेग यानी वेलोसिटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हम बात करें किसकी, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जो रॉकेट उड़ता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये हमसे पूछा गया है। ऊर्जा संरक्षण पर, आवोगाद्रो परिकल्पना पर, बर्नौली की प्रमेय पर या संवेग संरक्षण पर। तो जो रॉकेट है वो आपका सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पर, बर्नौली की प्रमेय पर। किस पर कार्य करता है आपका, बर्नौली
बर्नौली की प्रमेय पर, यानी कि हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाता है आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे हम? नेक्स्ट क्वेश्चंस की। जैसे कि हमें दिया गया है एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है। कब किया जाता है? ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है, तो यह पुनः धरातल पर गिरता है। यानी जब उसे ऊपर प्रक्षेपित किया गया वो फिर से कहाँ आकर गिरा? धरातल पर गिरा। पुनः हमने धरती पर खड़े होकर कोई पत्थर ऊपर की तरफ फेंका, वो पुनः कहाँ पर? धरती पर ही आकर गिरा। तो वही दिया गया है, धरती पर धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वह कहाँ होगी? धरातल पर अधिकतम होगी, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी, वापसी यात्रा के दौरान अधिकतम होगी, या धरातल तथा अधिकतम ऊंचाई दोनों पर अधिकतम होगी। अब हम बात करें, जब कोई पिंड फेंका गया है ऊपर की तरफ, वो जब ऊपर गया है तो ऊपर कुछ समय रुका होगा, कुछ क्षणिक सेकंड यानी नैनो सेकंड भी रुका होगा, तो उस समय उसकी जो आपकी गतिज ऊर्जा थी वो किस में परिवर्तित हो गई? स्थितिज ऊर्जा में। उसी के बाद तो वो नीचे आया, किसकी वजह से आया है दोबारा धरातल पर? आपका गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो क्या होगा कि सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिक होगी। किस पर? सर्वाधिक ऊंचाई पर जो पिंड ऊर्ध्वाधर फेंका गया था और पुनः धरातल पर आया है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर, यानी जहां तक वो लास्ट में गया है, लास्ट पॉइंट तक, कोई भी पत्थर पिंड वस्तु जो भी आपने फेंकी है उसका क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक ऊंचाई पर क्या होगी? आपकी अधिकतम होगी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फिर दिया गया है हमें, किसके बारे में दिया गया है? साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, और साइंस में भी किससे? आपका फिजिक्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? आपका फिजिक्स से रिलेटेड हमारे क्या चल रहे हैं? क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, फिर दिया गया है हमें लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि। जो घड़ियां हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्यों? ये हमसे पूछा गया है। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडलियों में घर्षण होता है, या आपका की लंबाई बढ़ जाती है, या ललक में बाहर में परिवर्तन हो जाता है। ये हमसे पूछा गया। क्या पूछा गया है? कि या तो बाहर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। किसमें? जब गर्मियों में रहते हैं तो वो क्या होता है, उसकी जो लेंथ होती है आगे की वो बढ़ने लग जाती है, तो इसलिए कैसा हो जाता है? वो सुस्त हो जाता है, क्योंकि जो उसकी लेंथ थी वो बढ़ जाती है। फिर है रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? यानी जो रसायन के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? ये पूछा गया है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल को, जॉन डाल्टन को, लॉर्ड रिथ को, या आपका जे.एच. वॉनटॉफ को। तो जो रसायन के जो आपके केमिस्ट्री के फील्ड में आपका जो नोबेल मिला था सबसे पहले वो मिला था आपका जे.एच. वॉनटॉफ को। किसको मिला था? जे.एच. वॉनटॉफ को। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? यानी इनमें से हमें कौन, ये बताना है कि आपका कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है यूरिया, सुपर फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये तीनों क्या है? आपके उर्वरक हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करें सोडियम सल्फेट की तो ये उर्वरक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाता है? करेक्ट, कि जो सोडियम सल्फेट है वो उर्वरक नहीं है। किसी अमलगम का एक घटक सदैव होता है। अमलगम हम किसे कहते हैं? जब कोई भी धातु आपके किसके साथ, आपके मरकरी के या पारे के साथ अपना यौगिक बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। और जब हमसे पूछा गया है कि जब कोई भी अमलगम बनेगा तो उसका घटक सदैव क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाती है। क्या होगा? मरकरी। क्या होगा आपका? मरकरी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है फ्यूज तार। जो फ्यूज वायर होता है वो किस से बना हुआ होता है? फ्यूज वायर जो होता है वो बहुत बारीक होता है। हमसे ये पूछा गया है कि ये बना हुआ किसका होता है?
टिन और तांबे की मिश्र धातु, टिन और शीशे की मिश्र धातु, टीन और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु, या निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु। तो जो आपका फ्यूज वायर बना हुआ होता है वो होता है आपका टिन और एल्यूमिनियम का। किसका बना होता है? टिन और एल्यूमिनियम का। किसका बना होता है आपका? टिन एंड एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम किससे लिखते हैं हम? शॉर्ट में Al से लिखते हैं, ठीक है। और टीन को किससे लिखते हैं हम? Sn से, जिसे हम स्टेनस भी बोलते हैं, ठीक है। तो टीन और एल्यूमिनियम का जो मिश्रण होता है उससे क्या बनते हैं? फ्यूज तार बनते हैं। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। धान का खैरा रोग, यानी धान में एक रोग लग जाता है, उस रोग का नाम क्या है? खैरा रोग। तो ये पूछा गया है कि किसकी कमी से होता है? जो धान है उसमें जो खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, ये पूछा गया है। मैग्नीज की कमी से, कॉपर की कमी से, जिंक की कमी से, या जस्ता की कमी से। तो जो धान का खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आपका जिंक की, यानी मैग्नीज जो होती है वो Mn, कॉपर होती है आपकी Cu, जस्ता होता है आपका Zn, सॉरी जिंक होती है आपकी Zn, ठीक है। और जस्ता एक मिश्र धातु होती है। तो धान का जो खैरा रोग है वो किसकी कमी से होता है? आपका जिंक की कमी से। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। अमीबा का अर्थ क्या है? यानी अमीबा है, जो अमीबा केमिस्ट्री में भी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, उसी अमीबा का अर्थ क्या होता है ये पूछा गया है। तैरना, दौड़ना, बदलना, या लुप्त होना। तो हमसे क्या पूछा गया है? अमीबा का क्या अर्थ है? अमीबा का आपका क्या अर्थ है? अमीबा का अर्थ होता है आपका बदलना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? करेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जैसे कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका अनॉक्सी श्वसन। क्या दिया गया है हमें? अनॉक्सी श्वसन को क्या कहा जाता है? जो अनऑक्सी श्वसन है उसे हम क्या कहते हैं ये पूछा गया है। अम्लीय किण्वन, ग्लाइकोलिसिस, शर्करा किण्वन, या प्रकोष्ठ श्वसन। जो अनऑक्सी एरोबिक और एनएरोबिक होते हैं। तो हमसे पूछा गया है जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसको हम किससे नामते हैं? शर्करा किण्वन से। किसके नाम से जानते हैं? शर्करा किण्वन के नाम से, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया गया है स्पैक्सुला किस अंग की हड्डी है? स्केपुला। स्केपुला किस अंग की हड्डी है ये हमसे पूछा गया है। वक्ष की, अग्रपाद की, पश्चपाद की, या कूल्हे की। यानी पूछा गया है स्पेकुला एक हड्डी है, वो हमारे बॉडी के किस पार्ट में पाई जाती है ये हमसे पूछा गया है। और स्केपुला जो पाई जाती है वो पाई जाती है वक्ष में। कहाँ पाई जाती है? वक्ष में। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कि हैजा होता है किससे होता है? हैजा विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, या प्रोटोजोआ से। आपको इन्हीं सभी से संबंधित बीमारियां पढ़ाई गई हैं, लेकिन ये जो आपका हैजा होता है ये होता है जीवाणुओं से। किससे होता है? आपका जीवाणुओं से, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस हार्मोन की कमी से, किसकी कमी से? किस हार्मोन की कमी से मिक्सिडिमा रोग होता है? एक रोग है मिक्सिडिमा, वो किस हार्मोन की कमी से होता है ये पूछा गया है। थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनेलिन, या एस्ट्रोजन। तो आपका जो मिक्सिडिमा रोग होता है वो होता है आपका थायरॉक्सिन की वजह से। किसकी वजह से होता है? आपका थायरॉक्सिन की वजह से। और इंसुलिन का घटना या बढ़ना ये डायबिटीज के लिए होता है, ठीक है। इंसुलिन जो है वो किसके लिए? डायबिटीज के लिए, ठीक है। अब हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। फिर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ दिया गया है हमें अम्बचांग वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? अम्बचांग वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? यही तो पूछा गया कि ये किस राज्य में स्थित है। झारखंड, राजस्थान, असम, या छत्तीसगढ़। क्या पूछा गया था? अम्बचांग वन्यजीव अभ्यारण्य
किस स्टेट में है, तो ये है आपका असम में। किस में है ये? असम में है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया गया है हमें तापी क्या है, यानी TAPI तापी क्या है, ये पूछा गया है। व्यापार मार्ग, शोध संस्थान, गैस पाइपलाइन या विस्फोटक पदार्थ। तो तापी पूछा गया है कि तापी क्या है, तो तापी है हमारा क्या? गैस पाइपलाइन। क्या है? गैस पाइपलाइन ही क्या है? तापी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी बात कर लेते हैं हम? नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। महाप्रस्थानम नामक यातायात सेवा प्रारंभ किस राज्य ने की है? क्या पूछा गया है? एक यातायात सेवा है जो किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? महाप्रस्थानम के नाम से प्रारंभ की गई है। वो किस राज्य की है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या आपका आंध्र प्रदेश। तो जो महाप्रस्थानम है वो आपकी आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आपकी आंध्र प्रदेश की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया गया हमें कालेश्वरम सिंचाई परियोजना, यानी एक सिंचाई परियोजना का निर्माण हो रहा है। वो किस नदी से संबंधित है, या बोलें कि सिंचाई परियोजना जो बन रही है वो किस नदी पर बन रही है? ठीक है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा। तो जो कालेश्वर सिंचाई परियोजना का निर्माण हो रहा है वो हो रहा है आपका गोदावरी नदी पर। किस पर हो रहा है? आपका गोदावरी नदी पर। फिर हमें दिया गया है H1B। क्या दिया गया है? H1B। और पूछा गया है कि H1B क्या है? कंप्यूटर वायरस, वीजा श्रेणी, घातक जीवाणु या प्रतिरोधक टीका। तो जो H1B है वो क्या है? आपका वीजा सीरीज है। क्या है? आपकी वीजा श्रेणी है, वीजा सीरीज है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी क्या है? यानी एक्सोस्केलेटन एक प्रौद्योगिकी है, एक टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। आभासी वास्तविकता गेमिंग उपकरण का एक रूप, पहनने योग्य संरचनाएं जो मानव शक्ति को बढ़ाती हैं, साइबर सुरक्षा उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाला एक सॉफ्टवेयर, या नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की एक विधि। तो हम बात करें स्केलेटन क्या होता है? कंकाल होता है, ढांचा होता है। और हमें क्या शब्द दिया गया आपका? एक्सोस्केलेटन क्या होता है? तो ये क्या है? मानव शक्ति को बढ़ावा देने के लिए एक पहनने योग्य संरचनाएं हैं। जैसे किसी व्यक्ति का किसी दुर्घटना में आपका हाथ गवा बैठा, तो इस तरीके से लोग जो आपके रबड़ के या प्लास्टिक के हैंड्स वगैरह लगाते हैं वही है क्या? आपका एक्सोस्केलेटन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? करेक्ट। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? यानी जो मोहनजोदड़ो है उसका स्थानीय नाम क्या है, ये पूछा गया है। जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दाशों का टीला या मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है या शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? आपका मृतकों का टीला। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत और किस देश, यानी एक तो इंडिया है एक अदर कंट्री है, उसका हमसे नाम पूछा गया है के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंशिक हुआ है। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था फरवरी में, 29 जनवरी से चला था और 10 फरवरी तक चला है। यानी आपका कितना चला? 2024 में आपका 29 जनवरी से 10 फरवरी तक एक सैनिक अभ्यास चला है। तक महाजन राजस्थान में आयोजित, कहाँ आयोजित किया गया था? राजस्थान में आयोजित किया गया था। लेकिन उसमें एक देश तो भारत था, दूसरा देश कौन सा था ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं बांग्लादेश, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। यानी इन 4 देशों में से किसी एक देश ने भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है।
किस नाम से किया है? सदा तंशिक के नाम से, जो कि कहाँ हुआ था? राजस्थान में। कब से कब तक चला था? 29 जनवरी से 10 फरवरी तक चला था। लेकिन दूसरा देश कौन सा था ये हमसे पूछा गया है, तो दूसरा देश था आपका सऊदी अरब। कौन सा था आपका? सऊदी अरब, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने किस क्रिकेट टीम को हराकर अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप यानी वर्ल्ड कप का खिताब 11 फरवरी 2024 को जीता? यानी जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी, क्रिकेट टीम थी, उसने आपका क्या जीता? अंडर 19 का जो मेल वर्ल्ड कप था वो 11 फरवरी 2024 को जीता। लेकिन हमसे पूछा गया है किस टीम को हराकर? भारत को हराकर, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को या श्रीलंका को? तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने भारत को हराया था। किसको हराया था? भारत को, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है कि 11 फरवरी 2024 को जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने उठाया था वो किसको हराने उपविजेता उसमें कौन था? तो उपविजेता था आपका भारत, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश ने ऑप्टिकल 8 नामक सैटेलाइट कब बनाई है? आपकी 12 जनवरी 2024 को लॉन्च की थी। कौन सी सैटेलाइट? आपकी ऑप्टिकल। कौन सी सैटेलाइट? आपकी ऑप्टिकल 8 किस देश ने लॉन्च की है ये हमसे पूछा है। दक्षिण कोरिया, जापान, चीन या ताइवान? तो आपका ऑप्टिकल 8 जो सैटेलाइट 12 जनवरी को बनाई गई है वो जापान के द्वारा बनाई गई है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। इसी के बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अपने लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया है? या बात करें हम किससे? नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन क्या किया है? पूरा नाम पूछे तो अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन कब किया था? ये भी 12 जनवरी। और 12 जनवरी को आपका दिवस कौन सा होता है? आपका राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। कौन सा दिवस होता है? आपका राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। जिन्होंने उद्घाटन किया था, ठीक है, तो किस कहाँ पर किया है ये पूछा है। भोपाल, हरिद्वार, मुंबई या वाराणसी? तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उन्होंने जो आपका उद्घाटन किया है 12 जनवरी को वो किया है आपका मुंबई में। कहाँ किया है? मुंबई में, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी, यानी आपका जो सेकंड प्रैक्टिस सेट था उसके 50 क्वेश्चंस ये रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं या आपने इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं उठाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए क्योंकि समय नज़दीक है, पेपर बहुत जल्द होने वाला है। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।